हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने क्लास 9th के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया 1910 तक पढ़ा था। अब क्लास 10th में हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि गांधी जी ने जितने भी मोमेंट्स शुरू किए थे उनको क्यों ख़त्म करना पड़ा और उनका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो 1914 से लेकर 1919 तक चला था, जिसमें ब्रिटेन विनिंग साइड की तरफ रहा था। लेकिन विनिंग के बावजूद ब्रिटेन के ऊपर बहुत सारा वॉर लोन हो गया था और इसी वजह से ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज के अंदर टैक्सेस रेज करने शुरू किए, जिसमें से इंडिया भी एक था। इंडिया में कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए और उसी के बाद इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये सारे टैक्सेस बेसिकली वॉर लोन को उतारने के लिए यूज होते थे। इन टैक्सेस को रेज करने की वजह से इंडिया में जो नॉर्मल हाउस होल्ड के सामान थे उनके प्राइसेस 1913 से लेके 1919 के बीच में डबल हो गए थे और इसी वजह से इंडियंस की लाइफ बहुत टफ हो गई थी। ब्रिटेन ने अपनी आर्मी को कंप्लीट करने के लिए इंडिया से बहुत सारे फोर्स रिक्रूटमेंट किए, यानी कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपको आर्मी में भेजा जाए। और इसी वजह से इंडिया में एक वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया था ब्रिटेन के खिलाफ। 1918 से 1919 और 1920 से लेकर 1921 के बीच में इंडिया के क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी और उसी वजह से इंडिया में फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। और इस सिचुएशन को और बुरा किया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने, जिसमें कम से कम भी 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल की मौत हुई थी। तो ये तो थे वर्ल्ड वॉर 1 के बुरे इफेक्ट्स इंडिया के ऊपर। और दोस्तों, इसी बीच एंट्री होती है हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, मोहनदास करमचंद गांधी की। गांधी जी अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस 1915 में आए थे और वापस इंडिया आने से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ सत्याग्रह सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट था जिसका मतलब था सत्य से आग्रह, यानी कि मैं सच का साथ देके आपसे विनम्रता से कुछ मांगूंगा और कृपया वो मुझे दे दीजिए। बापू का मानना था कि जो सत्य की राह है वो ही धर्म है और यही धर्म पूरे इंडिया को जोड़ेगा। सत्याग्रह में सबसे बड़ा एम्फेसाइज था नॉन वायलेंस पे और पावर ऑफ ट्रूथ पे। गांधी जी का मानना था एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के दम पे पूरी की पूरी आर्मी से लड़ सकता है। और इसके बाद गांधी जी ने पूरे इंडिया में 3 बड़े सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गए और वहां पर उन्होंने किसानों को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का आग्रह किया। और इसी के साथ हमारा पहला सत्याग्रह हुआ 1916 चंपारण बिहार में। दूसरा सत्याग्रह शुरू हुआ 1917 में। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स जो थे उनकी क्रॉप्स फेल हो चुकी थी और वहां पर प्लेग एपिडेमिक भी आ गया था। इसी वजह से खेड़ा के जितने भी फार्मर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और उनकी ये डिमांड थी कि उस साल उनके टैक्स रेवेन्यू में उनको रिलैक्सेशन मिले। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात नहीं मानी और इसी वजह से गांधी जी वहां गए और उनको सत्याग्रह करने के लिए इंस्पायर किया। तो हमारा दूसरा सत्याग्रह हुआ 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरा सत्याग्रह हुआ अहमदाबाद में, जहां पर कॉटन मिल्स के वर्कर्स पे बहुत ही अत्याचार हो रहा था और इसी वजह से 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहां पर उन कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए सत्याग्रह लॉन्च किया। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह और ये एक मैप का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। गांधी जी के इतने सक्सेसफुल सत्याग्रह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान हो गई थी और उनको कंटेन करने के लिए
ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक रॉलेट एक्ट लागू किया। इस रॉलेट एक्ट की वजह से गवर्नमेंट के पास कंप्लीट पावर आ जाती थी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको रोकने के लिए, जैसे कि सत्याग्रह या कोई हड़ताल। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको इस एक्ट के अंदर 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था बिना किसी ट्रायल के। और इसी वजह से गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया और ये शुरू हुआ था बरताल नाम की जगह से। इस रॉलेट सत्याग्रह के बहुत सारे इफेक्ट्स पूरी कंट्री में देखने को मिले, जैसे कि जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे वो सभी स्ट्राइक्स पे चले गए। लोगों ने अपनी शॉप्स पे ताला लगा दिया था। अमृतसर से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बिना ट्रायल के प्रिजन में डाल दिया गया था। यहां तक कि गांधी जी को भी दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया था। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, यानी कि आर्मी का रूल, और सारी पावर जनरल डायर के हाथ में आ गई थी। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक पीसफुली हो रही मीटिंग पे ओपन फायर कर दिया और इसी वजह से अमृतसर में बहुत ही केओस का माहौल हो गया था। लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशंस पर अटैक कर दिया और इसी वजह से मार्शल लॉ को अमृतसर में भी लागू कर दिया गया। और 13 अप्रैल को बहुत लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, एक तो बैसाखी मनाने के लिए और 10 अप्रैल की हिंसा में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि जलियांवाला बाग सिटी से बहुत दूर था, इसीलिए लोगों को नहीं पता था कि सिटी में मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। और इसी गैदरिंग को रोकने के लिए जनरल डायर वहां पर आ गया। जलियांवाला बाग में एंटर और एग्जिट करने के लिए सिर्फ एक ही गेट था और उस गेट को ब्लॉक कर दिया गया और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर ओपन फायर करवा दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मरे। जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट की न्यूज पूरे इंडिया में पहुंची, इंडिया के लोगों में बहुत सारा गुस्सा भर गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे और वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी थी और उसके बाद पुलिस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होने लगा। गुजरावाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर बॉम्बिंग भी हुई क्योंकि ये मोमेंट इतना ज़्यादा वॉयलेंस में कन्वर्ट हो चुका था। इसीलिए गांधी जी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाए थे वो सक्सेसफुल तो बहुत थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही सिटी में लिमिटेड थे और पूरे इंडिया लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक बड़ा सत्याग्रह चलाने के लिए कॉमन लोगों को एक साथ लाना बहुत जरूरी था। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया था और उस टाइम पे टर्की में ऑटोमन एम्पायर का राज था। टर्की के हार के बाद एक ऐसा रूमर फैल गया था कि ऑटोमन एम्परर को एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी करनी पड़ेगी। ऑटोमन एम्परर को इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, जिसे खलीफा बोलते थे। तो इंडिया में खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाएगी, जो कि 1919 में बनी थी। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 मुस्लिम भाई इसी खिलाफत के बारे में डिस्कस करने के लिए महात्मा गांधी जी से मिले और इसी मीटिंग के बाद महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का आइडिया आया। गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को मुस्लिम और हिंदुओं को एक साथ लाकर नेशनल मूवमेंट के लिए तैयार किया और उसके बाद सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने सभी लीडर्स को मना लिया कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत और स्वराज दोनों के सपोर्ट में शुरू करेंगे। तो इस पार्ट में केवल इतना ही। अगले पार्ट में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे उन्हें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अभिश्रु एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे ही नया पार्ट आता है तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।